हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कवर किया था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको समझेंगे और जब समझेंगे तभी तो आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में आने पर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। बच्चों, ये तापमान दिए हैं 300 केल्विन और 573 केल्विन। इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें सेल्सियस इकाई में बदलना है। के यानी कि केल्विन और सी यानी कि सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस दोनों ही तापमान को नापने की इकाई है। तो ये तापमान केल्विन में दिया है, इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का सहारा लेंगे। अब सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। सूत्र है C = K - 273, यानी कि केल्विन में दिए तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए जो केल्विन में तापमान दिया होता है उसमें से 273 घटा देते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो तापमान केल्विन में दिया है उसमें से अगर हम 273 घटा देंगे तो वो तापमान किस में आ जाएगा? तो वो तापमान आ जाएगा सेल्सियस में। आइए इसकी सहायता से निकालते हैं। ये इसका ए पार्ट है पहले का, इसमें दिया है 300 केल्विन। अब इसको सेल्सियस में बदलना है तो यही वाला सूत्र लगा देंगे, C = K - 273। अब इसमें हम K की वैल्यू रख देंगे। K की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन। तो K की जगह हम रख देंगे 300 - 273। इसका मतलब हो गया कि 300 में से हमको 273 को घटाना है। जब 300 में से हम 273 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ गया बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में दिया हुआ है 573 केल्विन। अब इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो बिल्कुल उसी तरीके से C = K - 273। 573 लिख देंगे K की जगह पर, इसमें से 273 घटा देंगे। ये आ जाएगा हमारा 573 में से 273 गई तो 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया। तो बच्चों, समझ में आया ये सवाल? आपको जरूर आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो बच्चों, ये फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें केल्विन में तापमान दिया था और सेल्सियस पैमाने पर हमें बदलना था, और इसमें तापमान किस में दिया है? सेल्सियस में दिया है और इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए भी हम एक सूत्र का सहारा लेंगे और सूत्र है K = C + 273। ये कोई नया सूत्र नहीं है, बल्कि जो पहले सूत्र था यानी कि C = K - 273, उसका हमने केवल पक्षांतर कर दिया है। K को एक साइड में रख के 273 को हम दूसरी साइड में ले गए हैं, जिसकी वजह से इसका चिन्ह बदल गया है। तो केवल ये पक्षांतर हुआ है, सूत्र वही है। या मोटे तौर पर हम बात करें, अगर हम सूत्र में ना भी उलझें तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब सेल्सियस में तापमान दिया है और उसको केल्विन में बदलना है तो बस हमें आंख बंद करके उसमें 273 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान दिया है, इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए K = C + 273। इसमें C की जगह रख देंगे 25 और प्लस 273, यानी कि 25 में हम 273 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 8 और 7 और 2 9 और ये 2, यानी कि ये आ जाएगा 298 केल्विन में आ गया ये हमारा ताप। या इसको 298 केल्विन भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
इसमें दिया है 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो बिल्कुल उसी की तरह सूत्र लगा देंगे। तो इसमें K बराबर C प्लस 273, यानी कि इसमें ये 373 यहाँ C की जगह लिख देंगे और प्लस इसमें 273 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 646 केल्विन। ये था इसका बी पार्ट। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। इसमें ए है, नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ हमें बताना है कि नेफ्थलीन जो है, अगर हम उसको कुछ समय के लिए रखा रहने देंगे तो वो कोई भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। इसका आंसर है कि नेफ्थलीन एक बाष्पशील ठोस पदार्थ है। नेफ्थलीन बच्चों कैसा पदार्थ है, ये एक बाष्पशील यानी कि बाष्प में जल्दी बदलने वाला ठोस पदार्थ है, जो ठोस से द्रव में आए बिना गैस में बदल जाता है। ये क्या करता है, वैसे ये होता है कि पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, पहले ये किस में बदलती है, द्रव में, फिर गैस में। लेकिन यहाँ पर ये द्रव अवस्था में आए बिना ठोस सीधे किस में बदल जाता है, ठोस सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। और इस क्रिया को हम पीछे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्योंकि नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो रहा है, अतः नेफ्थलीन ठोस से सीधे गैस में बदलता है और इसी वजह से कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना, जब ये ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा तो ये ठोस या द्रव, इनका कोई भी अपशिष्ट छोड़े बिना ये सीधे किस में बदल जाएगा, ये सीधे गैस में बदल जाएगा, यानी कि हवा में ये सीधे अदृश्य हो जाएगा। तो ये बच्चों समझ में आया ऐसा क्यों हुआ कि नेफ्थलीन सीधे हवा में अदृश्य हो गया बिना कोई अपशिष्ट या बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े बिना। ये किस वजह से हुआ, ये इसके ऊर्ध्वपातन होने की वजह से हुआ। अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर। यह है इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसमें हमें बताना है कि इत्र यानी कि जिसको हम सेंट भी कहते हैं, इसकी गंध अगर हम बहुत दूर बैठे हुए हैं तो वहां भी कैसे पहुंच जाती है। तो आइए इसको भी समझते हैं। इसका आंसर है, इत्र एक बाष्पशील द्रव है। इत्र एक कैसा द्रव होता है, एक बाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। और ये बहुत तेजी से किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। विसरित हो जाता है यानी कि तेजी से फैल जाता है। विसरण कहते हैं किसी पदार्थ का उसकी अधिक मात्रा से उसकी कम मात्रा की ओर तेजी से जाना। तो बच्चों इसका विसरण हो जाता है और ये वाष्पशील होने की वजह से वायु के साथ तेजी से सभी दिशाओं में ये फैल जाता है। और यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित पदार्थों को उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ये बच्चों में पदार्थ दिए हैं, जल, चीनी और ऑक्सीजन। इनको हम इनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जल किस अवस्था में है, जल द्रव अवस्था में है। चीनी किस अवस्था में है, चीनी ठोस अवस्था में है। और ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो सबसे पहले हम ठोस, द्रव, गैस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है ये हम सबसे पहले समझते हैं, तब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठोस में बच्चों जो ठोस के कण हैं या ठोस के जो अणु हैं वो बहुत पास पास और सटे हुए होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, वो बहुत प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऐसा किसमें होता है, ऐसा ठोस में होता है। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब गैस की बात करें तो गैस के अणु और भी बहुत बहुत दूर होते हैं इस तरीके से, और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसको हम नगण्य नहीं करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर होता है।
तो ठोस और द्रव की तुलना में ये बहुत कम है। किसमें? गैस में। तो अब हम समझ गए कि ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है और द्रव के अणुओं के बीच उससे कम और गैस के अणुओं के बीच बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि नगण्य होता है। अब हम इन तीनों के विषय में समझ चुके, अब हम तीनों को इनके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है और जल क्या है? जल एक द्रव है और चीनी एक ठोस है। तो ऑक्सीजन के जो बीच में, क्योंकि ये गैस है तो गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और जल के अणुओं में आकर्षण बल गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो यानी कि जल के अणुओं में ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा। अब चीनी की बात करें तो चीनी एक ठोस है और ठोस के अणुओं में तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो हमको इस तरीके से इसे हम अरेंज कर देंगे। तो ये देखिए ऑक्सीजन में आकर्षण बल ऑक्सीजन से ज्यादा किसमें होगा? जल में। और जल से भी ज्यादा आकर्षण बल किसके कणों के बीच में होगा? चीनी के कणों के बीच होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो बच्चों ये तापमान दिए हैं हमें 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर हमको जल की भौतिक अवस्था बतानी है। सबसे पहले है ए पार्ट। ए में है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। तो बच्चों जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ये लगभग हमारे कमरे का ही तापमान होता है एक तरीके से। तो 25, आपने देखा कि कमरे के तापमान पर अगर आप पानी ला करके किसी बर्तन में रख लो तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? तो वो जल में ही रहता है, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था द्रव ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कमरे के तापमान पर अगर जल को ला के रखा तो वो जम गया या भाप बन के उड़ गया, ऐसा नहीं होता। उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव ही होती है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो ठोस अवस्था से गलना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना यानी कि भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो बीच की अवस्था है वो कैसी होगी? द्रव अवस्था ही होगी, क्योंकि 100 से ऊपर क्या होगा? 100 से ऊपर वो वाष्प में बनने लगेगा, यानी गैस अवस्था में आने लगेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान को अगर वो करेंगे, इसको हम कम करेंगे और तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर ये जमने लगेगा, यानी बर्फ में बनने लगेगा। तो इसके बीच में जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव ही होगी। अब आगे चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, अभी अभी हमने बताया कि ये इसका गलनांक बिंदु है। तो हमें एक बात समझनी है कि जो बर्फ है, जो बर्फ जमी होती है उसका जो तापमान होता है वो होता है -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि -3, -2, -1 करते जाते हैं, और जैसे हम 0 पे आते हैं तो 0 पर ये बर्फ जो है गलना शुरू हो जाती है, यानी कि ये इसका गलनांक बिंदु है। 0 पर क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए बर्फ है, ये बर्फ है तो ये क्या हो जाएगी? गलना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। और जब ये पिघलना शुरू हो जाएगी तो यानी धीरे धीरे ये किस में आने लगेगी? द्रव अवस्था में आने लगेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वो या तो ठोस में भी हमें मिल सकता है, क्योंकि बर्फ गलना शुरू हुई है, बर्फ गलना लगी है, और या फिर पानी में पिघलने शुरू हो गई, पानी भी बन गया है, और या फिर वो हमें द्रव अवस्था में भी मिल सकता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये जल का क्वथनांक बिंदु है, यानी कि जब हम जल को गर्म करते हैं और जैसे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस आता है उसका, जैसे किसी बर्तन में पानी ले लें, उसको गर्म करना शुरू करें और जैसे इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये पानी क्या करेगा? उबलना शुरू हो जाएगा। उबलना शुरू हो जाएगा यानी कि ये इससे भाप बनने लगेगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप बनने लगेगी, तो फिर इसका टेम्परेचर अगर हम और देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं, वो जब तक नहीं बढ़ता जब तक कि इसकी पूरी अवस्था परिवर्तित ना हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें जल की भौतिक अवस्था क्या दिखाई देगी? तो क्योंकि भाप बनना शुरू हो गया है तो भाप यानी कि गैस के रूप में भी हो सकती है, भाप या वाष्प एक ही बात है, वाष्प या गैस के रूप में भी हो सकती है,
और या फिर पानी यानी कि द्रव के रूप में भी हो सकती है। तो ये थी हमारी विभिन्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि हेतु कारण दें। इसका ए पार्ट है, जल कमरे के तापमान पर द्रव है। हमें ये बताना है कि जल जो है कमरे के तापमान पर रखा होता है तो वो द्रव क्यों है, इसकी हमें पुष्टि करनी है। तो इसका आंसर है कि जल कमरे के तापमान पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। आप जल को कमरे के तापमान पर रखिए तो वो सारे द्रव वाले गुण को प्रदर्शित करेगा। बहने का गुण किसका गुण है? द्रव का गुण है। पानी को आप देखिए फैला के वो बहने लगेगा, तो इसमें बहने का गुण है। और ये जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसे आकार का हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। यानी कि कमरे के तापमान पर ये द्रव के सभी गुण प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए कमरे के तापमान पर जल की भौतिक अवस्था, जल क्या है? जल द्रव है। अब आगे चलते हैं इसी के बी पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट पर। इसका बी पार्ट है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। लोहे की अलमारी हमने देखा है कि कमरे के तापमान पर हमें कैसी प्रतीत होती है? ठोस होती है। तो ठोस हमें क्यों प्रतीत होती है? इसका आंसर है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि ये क्या करेगी? ये सारे गुण ठोस के प्रदर्शित करेगी। इसका आकार निश्चित होता है। लोहे की अलमारी का कोई आकार बदलता है? नहीं बदलता, वो निश्चित है। आयतन भी इसका निश्चित होगा और इसमें दृढ़ता का गुण होगा। आप उसको दबा के देखिए, दबेगी नहीं वो, तो उसमें किसका गुण है? उसमें दृढ़ता का गुण होगा। तो यानी कि ये ठोस के सारे गुण प्रदर्शित कर रही है। अतः कमरे के तापमान पर ये क्या है? ठोस है। या इसको दूसरी तरीके से समझें तो लोहे का गलनांक कमरे के तापमान से बहुत ज्यादा होता है। जो लोहे का गलनांक बिंदु होता है वो कमरे के तापमान से बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने की वजह से ये गल के द्रवावस्था में भी नहीं हो सकती। मैं गलेगी नहीं तो द्रवावस्था में नहीं आ सकती। इसके साथ साथ इसका जो क्वथनांक होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और क्वथनांक पे क्या होता है? क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई भी पदार्थ वाष्प में बदलने लगता है। तो इसका मतलब लोहे का गलनांक यानी कि ना तो ये कमरे के ताप पर गल सकता है क्योंकि गलनांक बहुत ज्यादा है, और ना ही ये कमरे के ताप पर वाष्प में बदल सकता है क्योंकि क्वथनांक भी बहुत ज्यादा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि लोहा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। तो ये था इसका बी पार्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? मतलब 273 केल्विन पर अगर बर्फ है, 273 केल्विन, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस भी हम कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस पैमाने में तापमान है, इसी में 273 जोड़ दिया तो 273 किस पर हो जाएगा? ये केल्विन पर हो जाएगा, 273 केल्विन। तो इस पर जो बर्फ को हम ठंडा करेंगे तो वो इसी तापमान पर जल को ठंडा करने की अपेक्षा अधिक शीतलता देगी। तो इसका कारण क्या है? आइए इसको समझते हैं। जब 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा किया जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से गुप्त ऊष्मा लेती है। अब भाई बच्चों, गुप्त ऊष्मा क्या है? इसको हम अपने थ्योरी वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। फिर भी मैं आपको, क्योंकि काफी बच्चों ने हो सकता है वीडियो नहीं देखा हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर मोटे तौर पर एक प्रयोग के द्वारा आपको ये समझाती हूँ। तो इस प्रयोग में बच्चों हमने ये एक बीकर लिया था, और बीकर में ये हमने क्या ली थी? ये यहाँ पे बर्फ ली थी, और बर्फ के बाद यहाँ पर ये कांच की छड़ लगा दी थी जो इसको बराबर चला रही थी, और यहाँ पर ये एक थर्मामीटर था जिसको हमने एक स्टैंड की सहायता से यहाँ पर लगा दिया था, और नीचे बर्नर से हमने इसको ऊष्मा दी थी। तो हमने देखा था कि जब हम इस बर्फ को ऊष्मा दे रहे थे तो धीरे धीरे इसका तापमान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वैसे बर्फ का कितना होता है? लगभग -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब हमने इसको तापमान देना शुरू किया तो इसका तापमान बढ़ने लगा, यानी कि -3, -2, और फिर जैसे ही ये तापमान 0 पर आया, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, तो फिर हमने देखा कि बर्नर से हम बराबर ऊष्मा दे रहे थे इसको,
लेकिन फिर भी इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसका तापमान नहीं बढ़ रहा था। तो ऊष्मा बराबर दी जा रही है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो ये ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो यही गुप्त ऊष्मा थी, यानी कि ये जो ऊष्मा हम इसको दे रहे थे ये अब तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही थी, बल्कि अब ये इसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रही थी। जब तक कि ये पूरी की पूरी बर्फ पानी में नहीं बदल जाती, यानी कि पूरी की बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं आ जाती, जब तक इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो ये जो ऊष्मा जा रही है ये क्या है? यही संगलन की गुप्त ऊष्मा है, और यही गुप्त ऊष्मा क्या करेगी? यही इसकी अवस्था परिवर्तन जब तक पूरी तरीके से नहीं कर देगी, जब तक ये इसका तापमान नहीं बढ़ने देगी। तो यही संगलन की गुप्त ऊष्मा है। अब हम इसको समझते हैं, तो अब हमारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को ठंडा करते हैं तो ये क्या करती है? ये अवस्था परिवर्तन के लिए अपने वातावरण से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले क्या करती है? पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन करने में सहायक होती है और फिर इसके तापमान में वृद्धि करती है। जबकि इसी ताप पर जल क्या करता है? जल को तो अपनी अवस्था परिवर्तन करनी नहीं है, तो जल केवल तापमान में वृद्धि के लिए ऊष्मा लेता है, वो अवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लेता, यानी कि उसके पास गुप्त ऊष्मा नहीं है। जबकि बर्फ आसपास के वातावरण से गुप्त ऊष्मा के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी ले रही है, और अतः बर्फ को ठंडा करने पर संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता देती है, क्योंकि बर्फ आसपास के वातावरण से अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ले लेती है, एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती है, जिसकी वजह से आसपास के वातावरण में हमें शीतलता का प्रभाव महसूस होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? यानी कि समान ताप पर उबलता हुआ जल है और उसी तापमान पर भाप है, इन दोनों में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? इसका आंसर है उबलते हुए जल की तुलना में भाप द्वारा जलने की तीव्रता अधिक होगी। यानी कि समान ताप पर अगर हम भाप और जल से जलने की तीव्रता की तुलना करें तो हम भाप द्वारा जलने की तीव्रता अधिक होगी, यानी कि भाप के द्वारा जलने से हमको अधिक जलन का अनुभव होगा, क्योंकि समान ताप पर भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भाप के कणों की ऊर्जा है वो समान ताप पर, उसी तापमान पर जो जल के कणों की ऊर्जा है उससे अधिक होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्यों अधिक होगी? क्योंकि भाप जो है भाप के कणों के द्वारा बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के कारण ऐसा होगा। अभी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है इसको भी हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट के रूप में आपको समझाते हैं। इसमें ये देखिए, ये एक बीकर है, इसमें जल लिया है और इस बीकर को हमने एक स्टैंड पे ये लगाया है, और इसमें ये कांच की छड़ डाली है और एक थर्मामीटर को स्टैंड की सहायता से हमने इसमें लगा दिया है। अब इसको हमने बर्नर की सहायता से इसको हमने ऊष्मा देना शुरू किया। जब हम इस जल को ऊष्मा देंगे तो जल का तापमान क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और जैसे ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जो कि जल का क्या है? क्वथनांक बिंदु है, तो क्वथनांक बिंदु पर आते ही जल क्या होगा? उबलना शुरू हो जाएगा और इससे वाष्प निकलने लगेगी। और जैसे ही जल उबलना शुरू होगा, यानी कि जैसे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, अब हम देखेंगे कि हम बर्नर के द्वारा बराबर ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। बराबर ऊष्मा देने पर यह तापमान कहाँ जा रहा है? ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, यानी कि ये जो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, अब ये इसका तापमान बढ़ाने में ये जो ऊर्जा इससे अवशोषित कर रहा है, यही बाष्पन की गुप्त ऊष्मा अब इसका तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही, बल्कि इसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रही है। यानी कि जब तक ये पूरा का पूरा जल गैस में नहीं बदल जाएगा, यानी भाप में नहीं बदल जाएगा, तब तक इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि इसने क्या करा है? इसने जो ऊष्मा ली है, जो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा जिसे हम कह रहे हैं,
तो ये उसको लेता जाएगा और उसकी अपनी अवस्था परिवर्तन में खर्च करेगा, ना कि अपने तापमान वृद्धि में। अब इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो भाप के कणों ने क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित कर रखा है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, समान ताप पर जल की अपेक्षा क्या है, अधिक ऊर्जा है। अतः जब ये भाप हमारी त्वचा को लगती है तो समान ताप 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 घटा देते हैं। 373 में से 273 घटाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी कि जल का क्वथनांक बिंदु। तो इस पर उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करेगी। और ये भाप गुप्त ऊष्मा के रूप में जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ले रखी है, जब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्री करेगी हमारी स्किन पर, तो हमें अधिक जलने की तीव्रता महसूस होगी। इसी वजह से भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है अपेक्षाकृत समान ताप के जल के। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ये दे रखा है ठोस, ये द्रव और ये गैस, ये तीनों अवस्थाएं हैं। अब ये एक दूसरे से में बदली हैं, जैसे ठोस द्रव में बदला है, द्रव गैस में बदलता है। तो ये प्रोसीजर जो हुआ है, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया है, ये बॉक्स में इन्होंने ABCD लिख दिया है। हमें बताना है कि इसमें किस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ठोस जब द्रव में बदलता है, तो उसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि ठोस जब द्रव में बदला है तो इसको हम कहेंगे संगलन। ये क्या हो गया, संगलन। ए वाला पॉइंट संगलन होगा। इसको हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं, संगलन, गलन, गलन मीन्स गलना। ठोस क्या है, पानी की ठोस अवस्था क्या है, बर्फ। तो बर्फ जब गल के द्रव यानी कि पानी में बदलती है, गलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से द्रव जब गैस में बदलता है, द्रव जब गैस में बदलता है तो इसको हम कहते हैं बाष्पीकरण, बाष्पीकरण। तो बी पॉइंट हो गया हमारा बाष्पीकरण। इसको ऐसे भी हम करते हैं कि द्रव जब गैस में बदलेगा, यानी कि द्रव का जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो वो बाष्प या गैस में बदलने लगता है, बाष्प में बदल रहा है, यानी कि ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब जब गैस द्रव में बदलेगी तो गैस क्या करती है, गैस के अणु द्रव में, गैस के अणु इकट्ठा होकर के संघनित होकर के द्रव में बदलते हैं। तो ये सी वाली ये प्रोसीजर ये क्या कहलाएगा, ये संघनन कहलाएगा, संघनन। और जब द्रव ठोस में बदलेगा तो इसको पानी के उदाहरण से एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। द्रव यानी पानी है, उसे हमें ठोस यानी बर्फ में बदलना है, पानी को बर्फ में बदलना है। तो इस क्रिया का नाम क्या है, इस क्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण, हिमीकरण या जमना, हिमीकरण या जमना। तो हिम मानी बर्फ, यानी कि द्रव यानी पानी जब बर्फ में बदलेगा, हिम में बदलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे। अब ये ठोस है, और ठोस जब सीधे सीधे किस में बदल रहा है, द्रव में नहीं बदल रहा, बल्कि अब के सीधे सीधे किस में बदल रहा है, गैस में। तो जब ठोस सीधे सीधे गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधे सीधे गैस में बदलता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी तरीके से जब गैस द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में बदलती है तो इसको भी हम ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपने अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। तो ये चैप्टर यहीं पर पूरा खत्म होता है। और कैसा लगा आपको, समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।